हेलो दोस्तों, आज है हमारे पास शाइन BS6 मॉडल और ये डिस्क वाली नहीं है, ये ड्रम ब्रेक वाली है और ये बाइक है इन भैया की। और हमारी मुलाकात हुई है ट्रुक बर्ड्स के रिगार्डिंग। भैया हमसे मिले थे और इन्होंने भी ट्रुक बर्ड्स खरीदे, तभी मेरी इनसे मुलाकात हुई। तभी इन्होंने कहा कि मैं अपने बाइक का एक ओनर रिव्यू देना चाहता हूँ, तो हम आज आ गए हैं और अभी हम सारे क्वेश्चन इनसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ जानेंगे कि कैसी है इस बाइक की परफॉर्मेंस। क्योंकि 18 से 38 साल के बीच में जितने भी हम यंग एज के बॉयज़ होते हैं उनकी सबसे पहली पसंद होती है 125 सीसी की बाइक, और उसमें टॉप नंबर पे सबसे ज़्यादा सेलिंग बाइक है होंडा की शाइन, और सेकंड नंबर पे आती है सुपर स्प्लेंडर। तो भैया की आज इस वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि भैया ने पहले 8 दिन सुपर स्प्लेंडर चलाई, नई खरीदी, और 8 दिन चलाने के बाद उसको बेच के फिर दोबारा से होंडा की शाइन BS6 मॉडल खरीद के लाए। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे इसकी क्या है परफॉर्मेंस। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आई ट्रैप शूटर और आप देख रहे हैं टेक्निक जिला यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हमारा भैया से एक क्वेश्चन है कि इसकी क्या प्राइस थी जब इन्होंने खरीदी? 89,500। ठीक है। कितने महीने हो गए इसको चलाते हुए? 4 महीने। ठीक है। और लगभग कितने हज़ार किलोमीटर आपने चला दी होगी? 4,271 चली हुई है, मीटर में देख सकते हैं 4,271। ठीक है। अच्छा, इस दौरान आपने इस बाइक को किस किस कंडीशन की रोड पे चलाया, जैसे गांव देहात, सड़क, जैसे हाईवे हो गया और नॉर्मल सिटी की रोड हो गई? इसको मैंने सभी रोडों पर चलाया है और सबसे ज़्यादा मैंने सबसे ख़राब रोडों पर चलाया है। अच्छा। ख़राब रोड ऐसे हैं, जिस जगह मैं ड्यूटी जाता हूँ तो वहाँ जो है रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, ऊबड़ खाबड़, कच्चा, खड़ंजा, सभी तरीके के हैं, ईंटों वाला खड़ंजा होता है जैसे, और टूटे फूटे रोड हैं। और हम इससे 2 लोग हर समय चलते हैं, तो जो है बेस्ट परफॉर्मेंस है इसकी, मतलब जो चलने में बहुत बेहतरीन है। ठीक है। अच्छा, जैसे भैया ने ये बताया ये 2 लोग जाते हैं और डेली रन करते हैं इसको, तो आपका डेली रन इसका कितना है, एक साइड से जाने का और दूसरी साइड से आने का, टोटल मिला के? 90 किलोमीटर पर डे। अच्छा, तो मतलब आप समझो 45 किलोमीटर जाना और 45 किलोमीटर आना, 2 लोग इस बाइक पर बैठ के जाते हैं। तो इसके शॉकर की परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको उन गड्ढों में? शॉकर की परफॉर्मेंस, जैसे मान लो मैंने सुपर स्प्लेंडर भी चलाई थी, तो वो मुझे जो है शॉकर में मतलब झटकों के हिसाब से मुझे अच्छा नहीं लगा। उस कंडीशन में मैंने होंडा की गाड़ी पहले लीवो चलाई थी, होंडा के जो शॉकर हैं उस शॉकर के हिसाब से मेरे साथ फिर जो साथ जाते हैं उनके अलावा और भी व्यक्ति जो बैठे हैं वो भी कह रहे कि यार शॉकर बहुत बेहतरीन है कि झटके का एहसास नहीं हो रहा। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे मान लो अगर हमें झटका लग भी रहा तो हम कहीं ना कहीं रबड़ पे हैं। हाँ, खट से आवाज़ जो आती है या कमर पे जोर जो पड़ता है उस चीज़ में जो बहुत बेहतरीन है, उसमें एहसास नहीं होता। और मेरी कमर की परेशानी है जिसकी वजह से मुझे सबसे बढ़िया लगी, कमर में मेरी परेशानी आए दिन झटके आते रहते हैं। अच्छा, जैसा भी भैया ने बताया मैं हर टाइप की रोड पे इस पर चलाता हूँ और डेली मैं गांव जाता हूँ, हर तरीके की रोड कंडीशन में मैं इस बाइक को पर चला रहा हूँ। तो हमने पीछे का शॉकर का एक्सपीरियंस ले लिया, अब हम बात करेंगे अगले शॉकर की। क्योंकि गांव देहात की जो रोड होती हैं उन रोड पे जो साइड में मिट्टी होती है वो होती है चिकना मिट्टी, और जब भी वहाँ से ट्रैक्टर ट्राली गुजरती है तो वहाँ गड्ढे हो जाते हैं, और अचानक से जब भी कोई ट्रैक्टर ट्राली सामने से आती है या कोई ई रिक्शा आता है या कार आती है तो हमें मजबूरन रोड पे से बाइक उतारनी पड़ती है और साइड में गड्ढों में मतलब उतारनी पड़ती है। तो अगले शॉकर की परफॉर्मेंस कैसी लगी? अगले शॉकर इसके ऐसे हैं, मतलब कितने भी झटके में उतार दो, मैंने काफ़ी से काफ़ी तेज़ झटकों में उतार लिया है। जैसे मान लो गड्ढा जो भी कोई अचानक आ जाता है उसमें उतारना पड़ता है, उस कंडीशन में इसमें जो है मतलब कोई किसी तरह की आवाज़ नहीं आती, और शॉकर जो है आराम से जो स्मूथली जो है हमें जो है कंट्रोल में कर लेता है। हमें मतलब उसका झटके का कोई एहसास नहीं होता, हमें इसको गाड़ी को कंट्रोल करने में या गाड़ी पे हमें अपने आप में समझने में कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा, जैसे आपने इतने दिन गाड़ी चलाई, कोई सामने से आया तो आप जब भी उन गड्ढों में गाड़ी उतारते हो बचने के लिए, तो लगभग आपकी स्पीड कितनी रहती होगी? अचानक में जैसे कोई आ जाए तो लगभग जैसे कि मान लो 35, 40 या 45 तक की स्पीड भी होती है। इतनी तेज़ पे भी गड्ढों पर उतारना पड़ जाता। और ये 25-30 वालों पर तो हम इन 25-30 की स्पीड पर अगर गड्ढे आते हैं तो उनको तो हम गड्ढा ही नहीं समझते, क्योंकि मुझे भी 6 साल उन रास्तों में चलते हुए हो गए। 6 साल उन रास्तों में चलते हुए हो गए। 6 साल में कोई मतलब 25-30 वाले गड्ढे को तो 25-30 की स्पीड पर अगर कोई गड्ढा आता तो उस गड्ढे को हम गड्ढा नहीं मानते, वो हमारी आदत में घुट गया है। अच्छा, अभी तक हमने इस बाइक के पिछले शॉकर और अगले शॉकर दोनों का एक्सपीरियंस जाना भैया का। तो अब हम सब लोगों के दिल की बात को जानना चाहेंगे, भाई माइलेज
माइलेज कितना देती है, क्योंकि इसकी जो कॉम्पिटिटर है वो है सुपर स्प्लेंडर और सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक वो भी है और ये होंडा की शाइन भी है। इसके भी 2 मॉडल आते हैं, एक SP शाइन एक CB शाइन, उसमें भी अलग अलग है, एक डिजिटल वाली एक नॉन डिजिटल वाली, फिर उसमें भी एक अलग कैटेगरी बन जाती है कि भाई डिस्क वाली और बिना डिस्क वाली यानी ड्रम ब्रेक वाली। तो हम ये जानना चाहेंगे भैया से कि जब इन्होंने सुपर स्प्लेंडर बेची तो इनका मन किस किस गाड़ी पे गया और फिर इन्होंने इस शाइन को क्यों चुना? जहाँ पिकअप की और उसकी मतलब माइलेज की अगर दोनों की बात करें तो उस कंडीशन में हम 150 सीसी लेते हैं तो हमें पिकअप मिलता, माइलेज नहीं मिलता। 90 किलोमीटर रोज़ चलना है उस कंडीशन में हमें पिकअप भी देखना है। 100 सीसी पे जाते हैं तो पिकअप नहीं मिलता। तो हमें जो 125 जो है, मैंने गाड़ी पहले भी चलाई थी काफ़ी साल पहले, बीच में मेरे पास जो लीवो रही उसमें पिकअप नहीं था, वो मैंने ज़्यादा नहीं चलाई, ज़्यादा इस चक्कर में मैंने उसको बेच दिया। पिकअप के लिए मैंने फिर जो है 125 पे आया। 125 का ही पिकअप मुझे लॉन्ग चलने में और माइलेज दोनों में बेहतरीन लगा। तो उस कंडीशन में जैसे मैंने सुपर स्प्लेंडर ली थी उसको मैंने लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन रखा था। मैंने उसको चलाया, उसको जो है मतलब गियर सिस्टम के हिसाब से भी न्यूट्रल ज़्यादा होती थी, उसके गियर दोनों तरफ होने के कारण न्यूट्रल होती थी तो वहाँ धोखा होता था। उस कंडीशन में फिर दोनों तरफ की गियर वाली के गियर ऐसे नहीं होते जैसे सुपर स्प्लेंडर के, उसके अच्छे गियर नहीं थे, गियर इतने स्मूथ और अच्छे नहीं थे। उस कंडीशन में मैंने उसको सेल किया। और रही बात माइलेज की, बात करेंगे तो माइलेज में जो है वो सुपर स्प्लेंडर जो थी उसका 50 का माइलेज मुझे आता था। मैंने वो भी रोज़ 90 किलोमीटर के हिसाब से चलाई थी। जैसे मान लो 15 दिन मैंने रखी तो उसमें मुझे 10-11 दिन तक मैं स्कूल गया हूँ, बीच में जैसे छुट्टी पड़ जाती है मान लो, तो उस कंडीशन में अब मैंने ये जो चलाई है शाइन सुपर स्प्लेंडर सेल करने के बाद, तो शाइन में मुझे जो है इसका जो है मुझे उन रास्तों में, कच्चे पक्के रास्तों में, पक्की रोड जो है मेरे रास्ते में 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर रास्ता जो खड़ंजा कच्चा ये है, उसमें जो है सबको मतलब दोनों को मिला कर ऑन एवरेज जो आया है, टोटल ऑन रोड मतलब ऑन रास्ता एवरेज जो आया है वो आया आपका 66 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से। और 66 किलोमीटर पर लीटर का जो एवरेज है उसमें मैंने 3 बार जो तेल डलवाया था, पेट्रोल 3 लीटर डलवाया था 3 बार, और एक बार 4 लीटर। चारों को मैंने काउंट किया था। मीटर की सुई का रीडिंग जो वो जो है मतलब निशान मीटर में जो पेट्रोल दिखाता है उसका मैंने जो है फ़ोटो खींच लिया था। और जब इतना तेल खर्च करने के बाद, 13 लीटर तेल खर्च करने के बाद, जब मैंने उसी निशान पर सुई आने नहीं दिया, उसके आने से पहले तेल थोड़ा और ज़्यादा छोड़ने के बाद जब कैलकुलेशन की तब इसका 66 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आया। तो कंपनी क्लेम करती है कि इसका माइलेज 70 का है और भैया ने जिस हिसाब से जिस रोड की जो कंडीशन है उस पर चलाया है, जब उन्होंने उस पर 66 किलोमीटर पर लीटर निकाला है, तो क्या रियल में 70 किलोमीटर देती होगी? तो ये हाईवे पे चलाने वाले बता सकते हैं, लेकिन भैया अभी गांव वाली सड़क पे चलाते हैं, जो स्मूथ वाला हाईवे होता है, अगर उस पर ही कभी चलाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे अभी आज रिकॉर्डिंग हो रही है, कल चलाएं परसों चलाएं तो मैं वीडियो में अपडेट कर दूंगा कि हाईवे पर इसका माइलेज कितना आया। तो क्या आपने अभी तक इसे सिर्फ हाईवे पे चलाया है? मेरे पास अपनी 4 व्हीलर एक्सेंट है, हाईवे पे चलाने का मौका मुझे ही नहीं मिलता। अगर मैं कहीं हाईवे पे जाता हूँ तो मैं जो अपनी 4 व्हीलर ले आता हूँ, कार, और ये ओनली मेरी ड्यूटी के लिए हैं। ड्यूटी वाले रास्ते ऐसे स्मूथ या अच्छे हैं नहीं, गांव देहात वाले रास्ते हैं। हाईवे है बिलासपुर रोड वाला, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, उस पर चलाया, उस पर जो है चलती बहुत अच्छी है, बट उस पर मैं माइलेज चेक नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उस पर रोज़ जाना नहीं होता। और ये जो है छोटे रास्ते इन पे मैंने चलाया है, हाईवे पे मैं शायद चला भी ना पाऊँ, मुझे मौका ही नहीं मिला चलाने का। जब लॉन्ग जाता हूँ तो मैं कार ले आता हूँ, मुरादाबाद जाता हूँ तो कार, अमरोहा जाता हूँ तो कार। तो उस कंडीशन में ये ड्यूटी के हिसाब से मैं मानता हूँ अगर हाईवे पे चलाया है तो 70 तो है ही है, 71-72 तक का ही माइलेज निकाल देगी। और पिकअप की अगर बात करें, ये पिकअप की तो मैंने बात की नहीं, पिकअप अच्छा मैंने बताया है, पर जैसा कि मान लो सुपर स्प्लेंडर चलाई थी और इसको चला रहा हूँ, सुपर स्प्लेंडर को चलाने में मतलब ऐसा लगता था जैसे हम उसको खींच रहे हैं, और इसको चलाने में ऐसा लगता है थोड़ा सा भी एक्सीलेटर बढ़ाओ तो ऐसा लगता है जैसे कि मान लो इंजन नहीं खींच रहा, गाड़ी अपने आप चल रही है, अपने आप चल रही है, मतलब बिना हम इसकी इंजन की पावर के हम इसे चला रहे हैं। थोड़ा सा एक्सीलेटर खींचने पे बहुत हल्की और स्मूथ चलती है। और एक्सीलेटर मतलब जैसे बढ़ाने पर अगर हम इसकी टॉप स्पीड भी जल्दी पकड़ना चाहें तो वो बहुत कम सेकंडों में ही जो है मतलब हम जो है इसको 60-70 पार कर देते हैं। तो जैसा भैया ने बताया कि इसका पिकअप बहुत बढ़िया है,
तो मैं भैया से जानना चाहता हूँ कि अभी तक इन्होंने उस ऐसी रोड की कंडीशन पे कितनी मैक्सिमम कितने किलो मतलब कितनी स्पीड तक इन्होंने कवर किया है, कितनी स्पीड आपने निकाली है मैक्सिमम? जो सिंगल रोड होते हैं बिना डिवाइडर वाले, उन पर मैंने अभी तक इसको 70 की स्पीड तक मैंने चलाया है। 70 से ऊपर मैं चलाना चाहता तो चला लेता। अब 70 से ऊपर मतलब ऐसा है जैसे कि मान लो घटनाएं बिना डिवाइडर वाले रोड में घटना हो सकती है, उस कंडीशन में मुझे 70 से ऊपर चलाना भी नहीं है। भैया ने जिस तरह से ऐसी कंडीशन वाली रोडों पर बाइक को 70 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलाया है, तो मैं भैया से जानना चाहता हूँ कि जब इन्होंने सुपर स्प्लेंडर चलाई तो सुपर स्प्लेंडर जो है हीरो की जितनी भी बाइकें हैं सब में 70 किलोमीटर पहुँचने के बाद उसकी गद्दी में वाइब्रेशन आने लगते हैं, हैंडल में वाइब्रेशन आने लगता है, अलग से पैर सुन्न हो जाते हैं, हिप सुन्न हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ जाता है। तो मैं भैया से जानना चाहता हूँ, जब इन्होंने 70 किलोमीटर पर हावर की स्पीड पर इसको चलाया तो क्या गद्दी में और हैंडल में किसी तरीके का वाइब्रेशन फील हुआ या नहीं? वाइब्रेशन तो खैर बहुत ज़्यादा फील हुआ, पर एक बात है, जो सुपर स्प्लेंडर का वाइजर है आगे, उस वाइजर को अगर आप उस वाइजर में मतलब इस तरह की आवाज़ आती है 40-50 की स्पीड पे जब आप चलाएंगे गाड़ी को, उसमें झन झन की आवाज़ ऐसी आती है, उस आवाज़ को कोई बंद नहीं कर सकता। मैंने भी बंद की खोल के खुद, एजेंसी पे करवाई, उनसे बंद नहीं, दोबारा करवाई, नहीं हुई बंद, तीबारा फिर मैंने खुद बंद की। बस ये है, मैंने रबड़ न लगाया, कागज़ लगाए थे, कागज़ ख़त्म हो गए थे, उसमें घिस गए थे, बहरहाल वो आवाज़ ख़त्म नहीं हुई। उस आवाज़ की वजह से गाड़ी चलाते समय ऐसा फील होता था जैसे क्या कहीं ना कहीं हमारे सिर में दर्द हो रहा है। उस आवाज़ से वो आवाज़ दिमाग को जो है अटैक करती थी। हाँ, तो उस कंडीशन की वजह से फिर मैं मतलब जैसे मान लो टॉप स्पीड मैंने उसकी 70 ली है, पर मैं उस आवाज़ की वजह से बस टॉप स्पीड मैंने चेक कर ली थी अपने लिए, अपनी चलाने के हिसाब से, बिना डिवाइडर की रोड पे 70 की। बहरहाल उसको मैं 50-60 से इस बीच में ही चलाता था, उससे ज़्यादा चलाने पर उसमें वाइब्रेशन ऐसा होता था, जबकि उस वाइब्रेशन को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये कंपनी का फॉल्ट है। उस वाइजर में जो शीशा लगा हुआ है, शीशे का और वाइजर का जो कम्युनिकेशन है आपस में, जो प्लास्टिक के नक्के जो फंसे हुए होते हैं, उसमें लूजिंग है, उसको कोई बंद नहीं कर सकता। अच्छा, इसको चलाने के बाद कैसा फील होता है? जैसे सुपर स्प्लेंडर मेरे पास है, मैं उसे चलाता हूँ, ऐसा लगता है बकरी पे बैठ के चल रहा हूँ। तो क्या इस गाड़ी को चलाने के बाद ऐसा लगता है कि हम बकरी पे बैठ के चल रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है हम घोड़े पे दौड़ रहे हैं। बकरी वाला हिसाब नहीं है? नहीं, बकरी वाला नहीं। ये बात सच है। मैंने और हवा में बात कर रहे हैं, और अपना ना तो हमारा बोझ गाड़ी पे ऐसा फील होता है, ना गाड़ी पे हमारा बोझ है, और ना ही हम मतलब जो है बैठे हैं, बिल्कुल नॉर्मल ऐसा लगता है, मतलब साइलेंट, इतना साइलेंट चलती है, कोई वाइब्रेशन नहीं, जैसे कि हम अपने घर पे आराम से एक चेयर पे बैठे हैं, हल्का फुल्का अपना पैर हिला रहे हों बस। अच्छा, हमने अभी तक बाइक की जितने भी पॉइंट्स को कंसीडर किया, उसमें हम एक मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी मिस कर रहे थे, वो था इसका टायर। इसके फ्रंट और बैक दोनों टायर जो हैं वो 80-100 के हैं। तो आपने जब गांव देहात में चलाई होगी तो वहाँ आपने को चिकनी मिट्टी मिलती होगी, रेता मिलता होगा, रेतीली मिट्टी जो अलग से जो उड़ के आती है, जो लू में चलती है। तो उस रोड पर आपको कैसा परफॉर्मेंस मिला? फिसली नहीं फिसली? और हम एक छोटी सी क्लिप आपको रेत पर चला के दिखाएंगे। जो मिट्टी होगी वो ऐसी रेत वाली मिट्टी होगी, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा ये बाइक फिसलती है या नहीं फिसलती है। तो आप अपने हिसाब से खुद बताइए, आपको ये बाइक फिसलती हुई दिखाई दी या नहीं दिखाई दी? रेत, हल्के फुल्के रेत पे तो पता ही नहीं चलता हम रेत पे चला रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे पक्के भी चल रही, कोई मतलब जो डिसबैलेंसिंग नहीं होती। और जैसे मतलब ज़्यादा रेत भी है, अगर उसमें भी आप ला रहे हैं तो उसमें भी जो है आने के बाद जैसे मान लो रेत में गाड़ी, कोई भी गाड़ी अपने आप स्पीड कम हो जाती है, अगर एक्सीलेटर आपने छोड़ दिया है तो उसमें जो है आराम से निकल जाती है। मैं डबल सवारी हो या ट्रिपल सवारी भी अगर बैठ जाए मैं तो भी आराम से उसको रेत में चला सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हम अभी इस वीडियो में आगे कंटिन्यू कर देंगे एक छोटा सा सैंपल।
इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका फ्यूल कैपेसिटी, आपके जो टैंक है उसकी फ्यूल कैपेसिटी कितनी है? आपने अभी तक कितना पेट्रोल आप इसमें मैक्स डलवाते हो, कितना आ जाता है और आप कितना डलवाते हो? मैंने फ्यूल टैंक कभी फुल नहीं कराया, 500 रुपये डलवा दिया, 600 रुपये डलवा दिया। हालांकि 500 रुपये डलवाने पे भी इसका जो है, जैसा कि मतलब इसमें ऑयल की बात करते हैं, 2 लीटर फ्यूल रहना चाहिए, 2 लीटर पेट्रोल रहना चाहिए। उस कंडीशन को मापते हुए अगर मैं इसमें 500 रुपये का तेल भी डलवा देता हूँ तो हाफ से सुई आगे बढ़ जाती है। फुल तेल यूँ नहीं डलवाता मैं, तत्काल बाई चांस कोई लेके जाना चाहे तो खुद भी तेल न डलवाए, क्योंकि गाड़ी लेने वाले भी लोग मिल जाते हैं, होते हैं, मना भी नहीं कर सकते अपनों को। तो जब तेल डला हुआ होता तो कोई फिर तेल नहीं डलवाता, तो उस कंडीशन में अपना लिमिटेड ही तेल रखता हूँ। कुछ लोगों को शायद पता ना हो, इसके अंदर होंडा ने फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है। फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी जो है आपके कार में देखने मिलती है, बाइक में अभी आनी शुरू हुई है, यहाँ अपनी बाइक में देती है, जैसे स्लीपर क्लच हो गया, फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी हो गई, ये कुछ ही बाइक्स में आपको मिलती है। तो फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी लगने के बाद क्या इस गाड़ी में कुछ फ़र्क आया है? मतलब आपने पहले भी मुझे बताया कि आपने साइन चलाई है और होंडा की और लीवो चलाई है, तो उस गाड़ी में जो नॉन फ्यूल इंजेक्शन की थी और इस गाड़ी में जो फ्यूल इंजेक्शन की है, कुछ फ़र्क आया है, कुछ फ़र्क देखने महसूस हुआ? फ्यूल इंजेक्शन इस गाड़ी में लगाने की वजह से मुझे ये फील हुआ है, एक तो इसमें मुझे पिकअप ज़्यादा दिखाई दिया और दूसरा इसमें माइलेज भी मेरा मतलब बड़ा है। जैसे पहले गाड़ी मान लो मैंने चलाई, पहले भी साइन चलाई थी, उसके मुकाबले इसका जो है थोड़ा एवरेज बढ़ा हुआ लगा मुझे, माइलेज भी और पिकअप भी, दोनों ही चीज़ बढ़े हैं इसमें फ्यूल इंजेक्शन से। अगला पॉइंट है हमारा बिल्ड क्वालिटी का। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस गाड़ी का जो कर्व वेट है वो 120 kg। तो मैं रियलिटी में भैया से जानना चाहता हूँ कि इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी भैया वो कैसी लगी, कितना फाइबर यूज़ हुआ है, कितना मेटल यूज़ हुआ है और वो किस क्वालिटी का मेटल है, क्या वो इन्हें पसंद आया या नहीं आया? बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो बिल्ड क्वालिटी मतलब जैसे कि मान लो मैंने पहले भी एक होंडा की गाड़ी लीवो चलाई है, तो होंडा गाड़ी मैंने उसको देखा, उसको जैसे मान लो मैंने साफ़ करता था, धुलता था, उस कंडीशन में मुझे बिल्ड क्वालिटी का पता चल गया था। हमें दिख जाता है, कोई भी हम काम करते हैं, किसी चीज़ को खोलते हैं, साइड की शील्ड खोलते हैं, उसकी जो फिक्स मतलब जो है, जैसे कि मान लो एक फाइबर में शील्ड की ज्वाइंटिंग है, पीछे की शील्ड में जो है उसका जो आपस में ज्वाइंटिंग में जो नक्के लगते हैं, या इसका जो इसमें जो फंसने के लिए यहाँ गुटका है, यहाँ पे जो इसका नक्का है, इस कंडीशन को अगर देखें तो हीरो से कई जगह बेहतर है मजबूती। तो इस क्वालिटी से आपको जैसे मान लो आप ऊबड़ खाबड़ रास्ते में, ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ में चलाते हैं तो उस कंडीशन में इस गाड़ी में आवाज़ नहीं आएगी इसके पार्ट्सों में, जबकि और गाड़ियों में जल्दी ही आवाज़ें आ जाती हैं। जैसे क्या मान लो अगर बजाज की गाड़ी की बात करें तो खटर पटर बहुत आवाज़ आती है, आगे का सारा वाइजर हिलता है, तो कोई झटके बता दो तो ऐसा लगता है टूट कर न गिर जाए कहीं। तो वो चीज़ जो है इसमें बहुत मजबूती है, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स का जो जॉइंट है वो बहुत मजबूती के साथ बना हुआ है इसमें। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए मैं भैया से पूछना चाहता हूँ, हमारी जो 18 से 38 साल की जो उम्र होती है लड़कों की, उसमें हम लोगों को इस गाड़ी में जो ग्राफिक्स यूज़ हुए हैं, स्टिकर यूज़ हुए हैं, क्या वो इन एज के पर्सन्स को या लड़कों को लुभा पाएंगे? इसके ग्राफिक्स मुझे बहुत अच्छे लगे, ग्राफिक्स पसंद करके मैंने इस कलर को भी पसंद किया। मुझे ब्लैक कलर पसंद है, ब्लैक कलर में इसके जो ग्राफिक्स है बहुत अच्छे लगे। और जो है इसके ग्राफिक्स के साथ साथ जो इसका फ्रंट का जो लुक है, एक नॉर्मल और जो है एक अच्छी फैमिली वाले व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति के लिए मतलब इसका जो लुक है वो बहुत बेहतरीन, सिंपल और सादा है, जेन्युइन लुक है। जैसा कि मान लो ओवर नहीं है बिल्कुल भी और कम भी नहीं है, एक मॉडल जमने के हिसाब से इसका लुक जो है, जो जचता है उस हिसाब से बैठे हुए अच्छी गाड़ी लगे देखने में, या चलाने वाला उसको अच्छा मतलब दिखाई दे, उस कंडीशन में इसका लुक बहुत अच्छा है। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ भैया से कि हमारे जो 18 से 38 साल वाले जो लड़के होते हैं उनको गाड़ी का आगे का लुक बहुत बेहतरीन चाहिए होता है कि साला बिल्कुल रोबोटिक स्टाइल मिल जाए, बिल्कुल मतलब तड़कता भड़कता कुछ अलग ही होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, कॉपी नहीं होना चाहिए। तो जिस हिसाब से इसका जो लुक है, क्या वो उन टाइप के लड़कों को पसंद आएगा? क्योंकि एक फ़र्क होता है, एक होता है बाप के पैसे पे मौज लेना और एक होता है खुद का पैसे कमा के गाड़ी खरीद के चलाना। तो मैं भैया से जानना चाहता हूँ, क्या ये उन बायर्स को अट्रैक्ट कर पाएगी फ्रंट लुक के हिसाब से? फ्रंट लुक अगर ओवर लुक की बात करें, ओवर जैसे गाड़ियों का हैंडल घूमता है, लाइट नहीं घूमती, इन गाड़ियों की बात करें तो उसके हिसाब से तो इसका लुक हल्का है।
पर एक सिंपल बाइक के हिसाब से अगर आप भीड़ भाड़ में चलने के हिसाब से इसके लुक की बात करें तो जेन्युइन लुक है, जिससे कि मतलब जो है लुक खाली लुक से काम नहीं चलेगा। हमें खड़ी करके देखना थोड़ा ही नहीं है, हमें मार्केट में, बाज़ार में, रोड पर चलाना भी तो है। तो लुक ऐसा भी तो हो जिससे दूसरे लोग परेशान ना हो, या हमारी गाड़ी कहीं टच ना हो, या हमारी गाड़ी कहीं किसी के से टच होकर या हिलक के उलझ के कहीं हमारी गाड़ी गिर ना जाए। उस हिसाब से इसका जेन्युइन लुक है, बिल्कुल सिंपल और सुंदर सा डिसेंट लुक है। अगला क्वेश्चन मेरा इसी बाइक से रिलेटेड है, वो ये है कि हम अपाचे ले लेते हैं, ताव में KTM ले लेते हैं, MT-15 ले लेते हैं, R15 ले लेते हैं, पल्सर ले लेते हैं, हाथी को तो पाल लेते हैं लेकिन उसे चलाने की औकात नहीं होती है। लोग, अगर आपने मुहावरा सुना हो, क्योंकि हमारे हाथ में चलाने के बाद पाम रेस्ट होने लगता है, रिस्ट पेन होने लगता है, सिटिंग पोस्चर बिगड़ा हुआ होता है, हमारी कमर में दर्द होने लगता है। तो मैं भैया से पूछना चाहता हूँ, क्या इस गाड़ी का सिटिंग पोस्चर कैसा है? बैठने के बाद गद्दी कैसी फील होती है? क्या नब्स हमारी सुन्न होती हैं, हिप्स हमारे सुन्न होते हैं, ब्लड फ्लो सर्कुलेशन कैसा रहता है? सिटिंग पोस्चर की बात करेंगे तो आप जैसे कि मान लो जैसे गाड़ी पे बैठे हैं, चला रहे हैं, मुझे तो ये फील होता है सुबह से शाम तक कितना भी चला जाओ हमें कोई थकान, एहसास, परेशानी का कोई एहसास नहीं होता। और रिस्ट की बात करें, जैसे हैंडलिंग की बात करें तो बहुत स्मूथ है। मतलब गाड़ी छोड़ देने के बाद चला के आकर छोड़ के उतर के खड़े होते हैं, हमें कोई फील नहीं होता। मैं 90 किलोमीटर रोज चलाता हूँ इसको। 90 किलोमीटर चलाने के बाद, 90 किलोमीटर चलाने से पहले जैसे मैं सुबह को उठता हूँ, जैसे फील करता हूँ, 90 किलोमीटर चलाने के बाद भी मैं अपने अंदर एनर्जी ऐसी फील करता हूँ। अगर 90 किलोमीटर चलाने के बाद 90 किलोमीटर भी और चलवा ली जाए मुझसे, या 100 किलोमीटर और भी चलवाई जाए, मुझे कोई परेशानी का एहसास नहीं होगा इसमें। इसका जो है ड्राइविंग, हैंडलिंग और सिटिंग ऐसा फील होता है। अच्छा, अभी तक तो हमने सर से क्वेश्चन किए कि आपको क्या क्या चीज़ देखने मिली, क्या पॉजिटिव पॉइंट थे, क्या नेगेटिव पॉइंट थे। अब हम इन शॉर्ट एक छोटी सी समरी इस बाइक के रिगार्डिंग हम खुद भैया से पूछेंगे, और हम उसमें कोई सवाल नहीं पूछेंगे। भैया इस बाइक के बारे में अपने दिल से बताएंगे, और भैया बिल्कुल आज़ाद है बताने के लिए, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। तो भैया, आप इस गाड़ी को कैसी लगी और क्यों ये अच्छी लग गई, आप इसकी एक छोटी सी ब्रीफ स्टोरी आप हमें बता दीजिए। गाड़ी का पिकअप बेहतर है। मेंटेनेंस तो होंडा की गाड़ी में ये मान लो कि आप अगर सेफ्टी से चलाएं, होंडा की गाड़ी में मेंटेनेंस ना के बराबर है। इस गाड़ी में, इतने सीसी वाली गाड़ी में, जैसा कि मैंने देखा कि पावर ऑफ बटन, इंजन स्टॉप बटन जो है हर किसी गाड़ी में नहीं आता। 125 सीसी में, 150 सीसी या अबव में आता है। उस कंडीशन में जैसा कि मान लो माइलेज की बात करें, कहीं ना कहीं हमारा तेल बचता है। जैसा कि कहीं गाड़ी हमने स्टॉप की, रोक दी, रोकने के बाद हम ने तुरंत राइट हैंड के अंगूठे से तुरंत बटन को ऑफ किया, इंजन स्टॉप हो गया। उस कंडीशन में अब जैसे कि कहीं हम गाड़ी यूँ चला रहे हैं, यूँ चलाते मान लो हमने कहीं रोके, पता चला हमारा पैर गहरे में जा रहा है, दबाव है, उस कंडीशन में हमें गाड़ी स्टॉप करनी है किसी बात को खतरे को लेकर। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसा कि मान लो हमें स्टॉप करनी, तो हम हाथ छोड़ेंगे तो हमारी गाड़ी गिर सकती है। उस कंडीशन में क्या होगा, हमें इंजन को स्टॉप करने के लिए चाबी पर हाथ नहीं पहुँचाना, हमें सीधे ओनली अंगूठे से ये सिर्फ इंजन स्टॉप कर देना है। मतलब एक तरीके से जो किल स्विच का काम हम अलग से बटन लेके करते थे, वो इसी इनबिल्ट स्टार्ट में भी यही कर दिया है। किल स्विच का बटन भी एक ही बना दिया है, आपको अलग से किसी बटन पर प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक खासियत और है, जैसे कि मान लो शाइन गाड़ी की अगर आप बात कर रहे हैं इंजन की, इंजन सभी गाड़ी जैसे सेल्फ स्टार्ट है, सेल्फ स्टार्ट इंजन होने के नाते जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो उसमें आवाज़ आती है, जब स्टार्ट करते हैं एक्स्ट्रा आवाज़ जो हाई साउंड होती है। इस गाड़ी में इसका जो सेल्फ है इंजन के अंदर ही इनबिल्ट बना दिया गया है, जो कि जब स्टार्ट गाड़ी हम करते हैं, जैसे गाड़ी स्टार्ट रहती है हमें ओनली वही आवाज़ आनी शुरू होती है, सेल्फ की कोई आवाज़ नहीं आती। इसका सेल्फ इनबिल्ट सेल्फ है। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि भैया एक बाइक लवर हैं, और मैं जब भी भैया से अभी तक थोड़े टाइम से जितनी भी कन्वर्सेशन हो रही थी, मैं यही पूछ रहा था बार बार कि आप एक 150 सीसी की गाड़ी लेना पसंद करोगे या 125 सीसी की। और इस बात का आंसर सुनने से पहले मैं बता दूं, भैया आज से पहले 7 से 8 बाइक चला चुके हैं, मैं सही कह रहा हूँ? तो ये असली बाइक लवर है, वो वाले बाइक लवर नहीं है कि निंजा ले ली, KTM ले ली और उसे रोंद रहे हैं ज़बरदस्ती। बुलेट भी चलाई है, इग्नाइटर भी चलाई है, बहुत सी गाड़ी चलाई हैं। तो सबसे पहले ये बताएंगे जो भी 8-9 बाइकें चलाई हैं, और उसके बाद कि ये 150 सीसी बाइक लेना पसंद करेंगे आगे भी या 125 सीसी में। गाड़ी तो मैं आगे कभी कोई लूँगा 125 से ऊपर नहीं लूँगा। हमें सभी चीज़ देखनी पड़ती हैं। मतलब जैसे मान लो हमारा लॉन्ग रन है, लॉन्ग रन के हिसाब से मेरे को
माइलेज भी देखना है तो माइलेज के हिसाब से 125 सही है। पहले मैंने रन कम था तो मैंने बुलेट भी चलाई थी, पर जिन रास्तों में चलता हूँ ना तो उनमें बुलेट सक्सीज है, ना ही उसमें मेरा जो है माइलेज कंफर्टेबल रहेगा। उसमें उन रास्तों में बुलेट चलाऊँ तो उसमें जेब बहुत अच्छी खासी ढीली हो जाएगी और बुलेट में मेंटेनेंस भी ज़्यादा है। उस कंडीशन को मेंटेनेंस को देखते हुए तो मुझे शाइन पसंद आई, और शाइन से पहले भी मैंने एक लीवो चलाई थी, उसमें पावर कम होने की वजह से मैंने उसको चेंज किया। जबकि इसमें पावर जो है एक डेली यूज के हिसाब से पिकअप भी बहुत अच्छा है और पावर भी बहुत अच्छी है। दोनों ही चीज़ें हमें मिलनी है अगर हम लॉन्ग रूट पर इसको लेके जाएँ। और ये हमें 70 का माइलेज दे, 70 का माइलेज कोई 125 सीसी में कोई बुरा नहीं है, और इससे बेहतर कोई माइलेज दे भी नहीं पाएगी। कहने को लिखने को तो लिखते रहते हैं कंपनी, पर देती कोई नहीं माइलेज। होंडा में एक खासियत मुझे लगी कि जो इसका माइलेज दिया, जो मैंने इसका नेट पे चेक करके लिया था उस कंडीशन में इसका माइलेज इसने वैसा दिया। और सेकंड बात ये, मैं शाइन पहले भी ले लेता, पहले मैं नहीं ले पाया था, मुझे शाइन इसलिए अच्छी नहीं लगती थी, इसमें गियर जो 4 दे रखे थे। अब इन्होंने जब BS6 में निकाली, इसमें जब 5 गियर जो दिए हैं, 5 गियर आते ही मुझे पसंद आ गई, क्योंकि मैं इसमें 5 गियर आने का पहले से ही इंतज़ार कर रहा था। अच्छा, आपने जो 8 बाइकें या 9 बाइक जो भी चलाई हैं, आप एक बार उनके नाम बता दीजिए। जितनी भी बाइक चलाई हैं आपने, इससे पहले रखी हैं आपने? सबसे पहले मैंने ली थी लगभग 2003 की बात है, उस समय ली थी हीरो होंडा डाउन। सीडी डाउन अलग थी। अच्छा। वो ओनली डाउन थी। अच्छा। हीरो होंडा डाउन DAWN, जिसकी लाइट पीछे वाली लंबी थी, बैक लाइट टेल लाइट लंबी थी और सीडी डाउन में छोटी थी। और अगली? उसके बाद फिर मैंने ली थी पैशन। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने बुलेट के साथ साथ बुलेट रखते रखते मैंने स्प्लेंडर भी रखी थी, और फिर बुलेट स्प्लेंडर से करने के बाद फिर मैंने इग्नाइटर ली। इग्नाइटर के बाद मैंने फिर CT100 ली थी। अच्छा। वो भी मैंने 15 दिन चलाई, नई गाड़ी 15 दिन चला के वो मुझसे 60 से ऊपर भगाई नहीं गई। अच्छा। कभी भगाने का मन हुआ, 60 तो क्या 50 से ऊपर भगाई नहीं गई। अच्छा। वो 15 दिन रखी। फिर मैंने लीवो ली। लीवो में जो पिकअप था, लीवो गाड़ी का पिकअप और शाइन का पिकअप, इन गाड़ी के पिकअप को लोग अगर हम दूसरे व्यक्ति को गाड़ी दे दें तो थोड़ा सा आगे पीछे करने के लिए भी अगर जैसे दी है तो वो ये कहते हैं, अरे यार क्या यार गाड़ी क्या पिकअप है यार इसका। मतलब भाई इसका पिकअप ऐसा ही है। मतलब जब से अब मैं होंडा पाया हूँ, अब लाइफ में मैं मानता हूँ कभी भी मैं होंडा गाड़ी नहीं चला पाऊँगा। तो अब मैंने फिर CT100 सेल करके लीवो ली। लीवो के बाद फिर मैंने सुपर स्प्लेंडर ली 125 में। अब 125 में सुपर स्प्लेंडर मैंने 14-15 दिन चलाने के बाद वो सेल कर दी। उसमें मुझे ना तो चलाने में आनंद आया, मुझे ऐसा लगता था मैं गाड़ी को खींच रहा हूँ, गाड़ी मुझे नहीं खींच रही। उधर माइलेज सही नहीं था, उधर उसमें कम वाइब्रेशन ऐसा तक मेरा ऐसा लगता था जैसे हर दिमाग में हर समय दर्द रहता। और दूसरा मेरे दोस्त ने भी इस चीज़ को बताया कि यार इसमें आवाज़ है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो मैंने उसको आवाज़ को रोकने की कोशिश करी, आवाज़ रुकी, कुछ दिन रुकी, फिर नहीं रुकी तो मैंने उसको सेल कर दिया। उसकी आवाज़ को कोई रोक भी नहीं सकता। फिर मैंने शाइन ली। ये तो लॉकडाउन में थोड़ा सा कम चली है बंद रहने की वजह से, वरना तो मैं इसको अब तक तो काफ़ी चला दिया होता। 90 किलोमीटर तो मेरा डेली ड्यूटी का है, 10-15 किलोमीटर तो वैसे भी चल जाती है, तो 100 किलोमीटर रोज़ का मैंने लगभग। और 100 किलोमीटर में महीने में 2500 किलोमीटर मेरी चलनी होती है। 5-6 दिन खाली जाते हैं छुट्टी की वजह से, या कार लेके घूमने निकल जाते हैं तब। अगर आप इस गाड़ी को लेने का सोच रहे हो तो मेरे पास, मैं बता दूं, खुद सुपर स्प्लेंडर है मेरे घर में। तो आप सुपर स्प्लेंडर को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ शाइन लो। मैं खुद भुगत चुका हूँ सुपर स्प्लेंडर खरीदने के बाद। ऐसा लगता है जैसे मैं बकरी पे चल रहा हूँ, और वाइब्रेशन बहुत हैं। वो गाड़ी एक 38 साल से ऊपर और 55-60 तक की जिसकी उम्र है उसके लिए सूटेबल है, क्योंकि वो आराम से चलना पसंद करता है। हम जैसे लड़के, जैसे भैया हो गए, 18 से 38 साल तक के लड़कों के लिए वो सुपर स्प्लेंडर नहीं है। आप सीधे शाइन को प्रेफरेंस दो। आप SP शाइन भी खरीद सकते हो, CB शाइन भी खरीद सकते हो, डिस्क वाली भी ले सकते हो, बिना डिस्क वाली भी ले सकते हो। कुल मिला के आपने एक छोटा सा होंडा शाइन का रिव्यू, एक ओनर रिव्यू देखा, जिसमें भैया के ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं था, ना ही कोई कंपनी से हम लेना देना रखते हैं। और हमने जितने भी नेगेटिव से पॉजिटिव जो भी बात बताई है, मुझे तो नहीं लगता इसकी कोई गाड़ी की नेगेटिव बात हुई है, सभी पॉजिटिव हुई हैं। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट भैया ने नोट किए हैं, खुद महसूस किए हैं, तभी इन्होंने मुझे बताए हैं। वरना मैं इस गाड़ी को खैर नहीं चलाता हूँ, भैया ही चलाते हैं। तो भैया ही मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं और यही एक आपको अच्छा रिव्यू दे सकते हैं। अगर आपको हम पे भरोसा नहीं है तो आप और भी यूट्यूब पर वीडियो सर्च कर सकते हैं और उनकी वीडियो को देख सकते हैं। उनका कंटेंट और हमारे कंटेंट में फ़र्क देख सकते हैं कि एक जेन्युइन जो यूज़र होता है वो कैसा होता है, और एक पेड जो कंपनी पैसा देती है उनका ओनर रिव्यू कैसा होता है। तो
ये एक छोटा सा रिव्यू था। भैया ने बहुत ही बेहतरीन हमें सपोर्ट किया, भैया ने हमारे लिए टाइम निकाला। मैं हूँ आई ड्राइव शूटर और आप देख रहे थे टेक्निक जिला यूट्यूब चैनल। थैंक यू।